हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं सुपर टेट 2019 के मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है मैथ्स के। ठीक है, एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे और आपको ने क्या है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है और साथ साथ क्वेश्चनों को करके देखना है अपने आप से। ठीक है, आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अपनी तैयारी में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि b के किसी मान के लिए एक असमीका बी स्क्वायर प्लस 8b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9b प्लस 14 सत्य है। किस b के किस मान के लिए ये बात सत्य हो रही है वो हमने देखना है। ठीक है, अच्छा तो इसको देखो हल करके देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा। बी स्क्वायर प्लस 8b, अगर ये 9b है इसको मैं लेफ्ट में ले जाऊं तो 9b प्लस का 14 इधर जाके माइनस का 14 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से आ गया। ठीक, अच्छा अब इसको मैं देख लेता हूं तो कितना आएगा ये बी स्क्वायर माइनस का b माइनस का 14 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इतना आ गया। अब हम क्या है इसको आगे हल करना चाहें तो आगे तो शायद ना लेंदी पड़ जाए, हम ऑप्शन की मदद लेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, b की वैल्यू -5 से बड़ी है। मैं -5 से बड़ी एक वैल्यू मान लूँ, मैं -5 ही मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आ रहा है तो मैंने -5 और यहाँ पर 4 से छोटी, तो 4 से छोटी कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल्स टू 4 है, मतलब 4 b की वैल्यू 4 रखे देंगे तो। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू एक एक करके रखना देखूँ, फर्स्ट ऑप्शन के लिए -5 b की जगह -5 का वर्ग कितना होता है, -5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, माइनस बी की जगह पर -5 रखूंगा तो ये तो क्या आ गया 5। ठीक, और माइनस का 14 चल रहा है तो ये कितना आ गया 25 में से 5 गए तो 30, 30 में से 14 घटाएंगे तो 16, 16 तो 0 से बड़ा होता है, यानी कि ये बात सही है। अगर मैं 4 रख के देखूं, 4 का वर्ग 16 -4 माइनस के 14, 16 में से 4 गए तो 12, 12 में से 14 जाएंगे तो माइनस के 2। क्या ग्रेटर देन 0 होते हैं क्या, नहीं, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा। अच्छा मैं दूसरे में देखूं कि एक तो b की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल बन रहा है तो हम ये वैल्यू ले सकते हैं, और दूसरी क्या है यहाँ पर माइनस के 4। ठीक है, तो सेकंड वाले ऑप्शन को देखें तो 5 का वर्ग 25 माइनस के 5 माइनस के 14, 25 में से 5 गए तो 20, 20 में से 14 घटाएं तो 20 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 तो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये बात करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ये पहला वाला पार्ट सही है इसका। अगर हम सेकंड देखें, -4 रख के देखें, -4 का वर्ग 16, -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस के 14, 16 में से 4 गए तो 20, 20 में से 14 गए तो 6, और 6 तो 0 से बड़ा होता है, ये बात सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सेकंड के करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो पूरा सॉल्व करने के बजाय हमने क्या देखा, हम जो ऑप्शन में बी की वैल्यू है उनको रख रख के देख रहे हैं। रखने को तो हम कुछ भी रख सकते हैं, -5 या -5 से बड़ी कोई भी संख्या, 4 या 4 से छोटी कोई भी संख्या। ठीक है, तो मैंने क्या इक्वस टू वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इक्वस टू वाले नंबर हैं इन्हीं को रख लिया, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी था, यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी था, तो मैंने इन्हीं वैल्यू को रख रख के देखा। तो देखो अगर मैं पहले -5 और 4 को रख के देख रहा हूँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो होना है ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। जबकि सेकंड ऑप्शन में क्या है, दोनों बातें हमारी सत्य बैठ रही हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
संलग्न चित्र में यदि ए बी प्लस ए सी बराबर 5 AD है तथा ए सी माइनस AD बराबर 8 है तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है। यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो रेक्टेंगल में ये क्या, ये वाला जो, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, ये वाला एक त्रिभुज क्या होगा, उसमें बड़ा कर लेता हूं, ए बी सी डी, ये एक क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है। इसमें क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, ये होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि ए बी, बी सी और ए सी इस तरह की भुजाएं होंगी कि अगर मैं ए बी और बी सी का वर्ग करूं तो क्या है, ए सी के बराबर आना चाहिए, है ना। अच्छा, तो अगर हम पाइथागोरस के बारे में बात करें, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या क्या होती हैं, हम जानते हैं कि 3 4 5 होता है ना। 3 और 4 का वर्ग करें तो 25 आएगा, ये होता है, ठीक है। 5 12 13 होता है, ठीक है। इस तरह से होती हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरा जो ये ट्रायंगल की भुजाएं हैं, ये और ये इस तरह से होनी चाहिए, 3 4 5 या 5 12 13, जो कि पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करें, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है कि ए सी माइनस ए डी बराबर 8। अगर जो भी कोई ट्रिपलेट है इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर दे, वो ही हमारी क्या है, भुजाएं होंगी, ठीक है। जैसे मैं अगर मैं देखो 5 12 13 को देखता हूँ, 5 12 13 को देखता हूँ, अगर मैंने इसको 5 मान लिया, इसको 12 मान लिया, ठीक है, तो ये 13 होगा, है ना। या अगर मैं इसको 12 मान लूँ और इसको 5 मान लूँ तो भी ये 13 रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जो कंडीशन दे रखी है उनको देखता हूँ। पहले क्या है, ए सी माइनस ए डी, ए सी में से ए डी को घटाऊँ, ए डी यानी कि या तो 12 होगी या 5 होगी, है ना। सामने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं ए सी में से ए डी घटाऊँ तो 13 में से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो 8 आ रहा है, 8 ही आ रहा है। यहाँ पे देखो 13 में से 5 घटाते तो कितना आता है, 8 ही तो आता है। यानी कि हमारी भुजाएं क्या क्या हो गई, 13 5 और ये वाली क्या है 12, 13 5 12, 5 12 13, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी कंडीशन को देखें तो ए बी प्लस ए सी बराबर 5 ए डी। ए बी क्या है हमारी, क्या रही 12, और ए सी कितनी रही 13, 12 और 13 कितने हो गया 25। क्या ये 5 गुना ए डी है, 5 गुना 5 है, ए डी यानी कि 5 25, तो सही बात है। यानी कि ए बी हमारी कितनी आई, ए बी हमारी 12 रही, ए सी हमारी 13 आई, और ए डी या बी सी कह लो ये हमारी 5 आई। तो देखो हमने इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करने के बजाय हमने देखा जो हमारी कंडीशन थी और पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन सिर्फ यही फिट बैठ रही है। तो इस हिसाब से हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 12 गुणा 5, ठीक है, यानी कि 60 वर्ग इकाई। क्लियर है। तो इस तरह से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरह से ऑप्शन का इस्तेमाल, ऑप्शन से तो ऑप्शन देख के फटाफट हमें पता चलेगा कि ये हमारा करेक्ट है, और बाकी पाइथागोरस प्रमेय का हमने इस्तेमाल देखा है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे विकर्ण पूछता तो विकर्ण हमारी कितनी आती है यहाँ पे 13। क्लियर है। कहीं भी आपको डाउट लगता है ना, एक बार बैक करके एक बार वीडियो को दोबारा देखें उस पोर्शन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि दो शंकु हैं, कोण है, ठीक है, इसका रेडियस त्रिज्या मैंने r1 मान ली, इसकी त्रिज्या मैंने r2 मान ली, इसकी ऊंचाई h1 मान ली, h2 मान ली। इनका आयतन की बात हो रही, वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है इनका आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि h1 अनुपात h2 बराबर 1/4 दे रखा है। और व्यास, अगर व्यास का 4/5 है तो त्रिज्या का भी इतना ही होगा, है ना, आधा ही तो हो जाता है, दोनों का आधा आधा होगा तो अनुपात तो वही रहेगा। अगर व्यासों का अनुपात
4/5 है तो त्रिज्या का भी तो 4/5 ही होगा। ठीक है, इतना आ गया। फिर हमसे क्या कह रखा है, आयतनों का वॉल्यूम पूछा है, अनुपात पूछा है, तो V1/V2, पहले वाले का आयतन कितना होगा 1/3 पाई R1² H1, क्योंकि रेडियस पहले का R1 H1 है। दूसरे का कितना है 1/3 पाई R2² H2, क्योंकि दूसरे वाले का R2 H2 है। अब यहाँ पे देखो 1/3 पाई पूरा कट गया, क्या बचा R1/R2 का वर्ग, तो यानी कि वर्ग 4/5 का वर्ग 16/25। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या है H1/H2 यानी कि 1/4, ये आ गया। ठीक है, R1 का वर्ग बटे R2 का वर्ग यानी कि R1/R2 का वर्ग कितना 16/25, H1/H2 1/4, 4 से 16 कितने बार कटेगा 4 बार, और नीचे क्या रह गया 25, यानी कि 4/25 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बाकी तो सिर्फ अनुपात है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, सबसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या है। अब इनका औसत पूछा है, तो औसत क्या होगा इनका योगफल। ठीक है, औसत क्या होगा इनका योगफल, यानी कि सबको जोड़ के बटे में कितनी संख्याएं, ये 9 संख्याएं हैं, 13, 17, 19, 23, इनका टोटल अपॉन कितनी है ये 9, ये आ गया। अब इनको जोड़ें हम तो ये आएगा 100 आ जाएगा, अपॉन 9, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 100 आएगा, अपॉन 9। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये आएगा 11 1/9। क्यों, क्योंकि 9 11 जब 99 होता है और एक शेषफल होता है, तो एक ऊपर आ गया, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम तो क्या दे रखा है 2916 का वर्गमूल इतना दे रखा है, बाकी वो सेम संख्या है, बस डेसिमलों का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसको चलो देख लेते हैं कितना आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2916/100, ठीक है, प्लस 2916/4 आगे पॉइंट आ रहा है तो 4 0, ऐसे ही तो करते हैं, जितने आगे पॉइंट आता है उतने जीरो नीचे। अगले में क्या करते हैं 2916 6 0 प्लस 196/8 0। ठीक है, इस तरह से कर लिया। अगर हम देखें ऊपर वाले का मान तो कितना आ रहा है 54, ठीक है, और 2 जीरो हैं तो वर्गमूल में 10, 100 का 10 हो गया। इसको देखें ऊपर तो 54 ही रहेगा, 4 जीरो हैं तो वर्गमूल में 2 जीरो आएंगे। ठीक है, 54, 6 जीरो हैं तो वर्गमूल में 3 जीरो आएंगे, 8 जीरो हैं तो वर्गमूल में 4 जीरो आएंगे। ये कितना होता है 5.4, 0.54, 3 आगे पॉइंट आएगा तो 0.054, 4 आगे हैं तो 0.0054। इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये आएगा 5.9994। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यही तो आंसर आना चाहिए, पीछे लास्ट में 4, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है ए, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल समय से पॉइंट का ध्यान रखना था कि पॉइंट हम लगाएंगे उतने जीरो नीचे लगाते जाएंगे, बाकी तो सिर्फ इसकी वैल्यू में पता ही थी, और हम जानते हैं कि 2 जीरो है 100 का वर्गमूल 10, 10,000 का 100, अगर 6 जीरो हैं तो 3 जीरो आएंगे वर्गमूल में, अगर 8 जीरो हैं तो 4 जीरो आएंगे वर्गमूल में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी
मैं मान लूँ कि 3 संख्या मेरी क्या ए बी सी हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 2 और 3, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 और 8। अब देखो ये यहाँ पे भी बी आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है। अगर इनको हमने ए बी सी एक साथ लिखना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो बी आ रहा है कॉमन, इनको बराबर कर लेते हैं। 3 और 5 को कैसे बराबर कर सकते हैं, 15 बनाकर। तो अगर मैं इसको 15 बनाना चाहूँ तो 5 से गुणा करूँगा ऊपर, तो इस तरह से लिख दिया। अगर मैं इसे 15 बनाना चाहूँ तो 3 से गुणा करूँगा, 3 से गुणा करूँगा 15, 3 से गुणा करूँगा 24। अब देखो ये बराबर हो गई, यहाँ पे बी बराबर है तो यहाँ पे भी 15 15 बराबर हैं। अब मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ, एक साथ लिखूँगा तो कैसे आएगा, 10, बी कितना है यहाँ पे दोनों जगह 15, एक साथ लिख दिया, और सी कितना है यहाँ पे 24। तो कभी भी रेशियो अनुपातों को एक साथ लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, अगर मैं इनको अलग अलग लिखना चाहूँ तो ए को मैं 10 के मान सकता हूँ, बी को मैं 15 के मान सकता हूँ, सी को मैं 24 के मान सकता हूँ। मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या दे रखा, इन तीनों का योगफल, यानी कि जोड़ूँ तो कितना आएगा 98, 10 और 15 25 और 24 49 के, इन तीनों का योगफल कितना है 98। तो देखो 49 से 98 कितने बार कटेगा, 2 बार, यानी कि के का मान कितना आ गया 2। अब हमसे क्या पूछा था, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कौन है बी 15 के, यानी कि बी का मान पूछा है, यानी कि 15 के का मान पूछा है। के की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो ये क्या आप कितना आएगा 30, ठीक है। यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो जब भी अनुपात दे रखा हो तो इस तरह से हमें कंबाइन करना होता है, सेपरेट करके के या एक्स वाई कुछ भी लगा के कर सकते हैं, और बाकी हमें सॉल्व करके वैल्यू मिल जाएगी जो भी हमें चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज निर्मित है तो उसका परिमाप निकालना है। तो देखो क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, वृत्त के अंदर एक समषट्भुज है, यानी कि 6 भुजाओं वाला चित्र है, जिसकी सारी की सारी 6 की 6 भुजाएं बराबर हैं, ये सब बराबर हैं। जब ऐसा होता है तो आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि केंद्र से अगर मैं जोड़ूँ ना तो ये 6 समबाहु त्रिभुज बन जाता है। केंद्र से अगर मैं सब कोनों को जोड़ूं तो क्या है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। समबाहु बनेगा तो क्या होगा, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे देखो अगर इसकी त्रिज्या मैं कितनी मान लूँ आर, क्वेश्चन में आर दे रखी है, ये भी आर होगा तो ये भी तो आर होगा। अगर समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो तीनों भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, अगर ये आर है और समषट्भुज है, यानी कि सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये आर ये आर ये आर, 6 बार आर आ रहा है, तो कुल परिमाप कितना हो जाएगा, कुल परिमाप हमारा आ गया 6r, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। अगर यहीं पे इसका क्षेत्रफल की पूछ देता तो क्षेत्रफल होता है, मैंने आपसे कहा कि ये 6 समबाहु त्रिभुज हैं, तो एक का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है r, r का वर्ग, और ऐसे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं तो 6 गुणा इतना कर लेते तो हमें कुल क्षेत्रफल पता चल जाता, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या थी यहाँ पे, कि यहाँ पर केंद्र से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये जो है एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, मतलब तीनों भुजाएं बराबर। लेकिन ये तो त्रिज्या है, ये तो आर आर है, अगर ये आर है तो ये हमारी भुजा भी आर होगी। अगर ये आर है तो सारी भुजाएं कितनी हो गई, 6 बार आर हो गई, परिमाप हमारा 6r है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगले में दे रखा है कि किसी त्रिभुज के अंत केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। अंत केंद्र कैसे बनता है, अंत केंद्र बनता है एंगल बाइसेक्टरों से, कोणों के अर्धकों से। जो एंगल क्या है, एंगल को समद्विभाजित करें, 2 हिस्सों में बराबर बांटें, वो क्या होता है अंत केंद्र, ठीक है। और मीडियंस माध्यिकाओं से कौन सा बनता है, केंद्रक, सेंट्रॉइड। मैं लिख देता हूं यहां पर, इससे बनता है सेंट्रॉइड, केंद्रक, ठीक है। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर अभिलंबों से क्या बनता है, लंब केंद्र, ठीक है। इसे कह सकते हैं ऑर्थो सेंटर,
इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बनेगा अगर हमसे एल्टीट्यूड की बात कह रहा है, अभिलंब की बात कर रहा है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कह रहा है तो ये बनता है परिकेंद्र, इसको कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि किस किस से क्या क्या बनता है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा हो, भुजाओं के कहा हो, तो क्या मिलेगा? परिकेंद्र, सरकम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ऑप्शन सेकेंड। ठीक, आगे देखते हैं। 1001 का मान पूछा है इसके क्यूब का, तो देखें 1001 का अगर हम क्यूब करें तो कितना है? जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब कितना होगा? 3 0 3 0 3 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, यानी कि इसका वर्ग कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 3a² इंटू बी प्लस 3a b²। देखो फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a b², ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अच्छा अगर इसको देख लेता हूँ कितना आएगा लास्ट में, कितना है? ठीक है, 1000, 3 4 6, 1 2 3 इतना आ गया। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 का इंटू करें 3 आ जाएगा, और 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 3 आ गया। और यहाँ पे क्या है? 3 की बजाय 3 0, 1 2 3 3 आ गया, और यहाँ पर 1, इसको ज्वाइन कर दें, ऐड कर दें, कितना आएगा? 1 0 0 3 0 0 3 0, यानी कि ये हमारा करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 103 वाला, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 300 3001, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन, यहाँ पर 3 उतारा, 2 0 आएंगे, यहाँ पे 1, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसे क्लियर सही कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? 3 और यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, यहाँ पे 1, ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया। जैसे यहाँ पे 99 999 का होता तो हम क्या करते? 1000 माइनस 1 करते। ठीक है, 1002 होता तो 1000 प्लस 2 करते। नहीं तो करना चाहो तो आप क्यूब भी कर सकते हो, 3 बार इंटू कर लो, हो सकता है वो आपको आसान लगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले से हम आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, मैंने मान ली मेरी वो संख्या क्या है? a। ठीक है, a का 20%, यानी कि a का 20% कितना है? 120 है। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना है? 20 से कटेगा 6 बार, 100 जाके यहाँ पहुँचेगा, तो a का मान कितना आ गया? 600, यानी कि वो संख्या कितनी है? 600 है, जिसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रखा है? उस संख्या का 120% निकालो, यानी कि 600 का 120% निकलवा रहा है। ठीक है, तो 2 0 से क्या है? 2 0 कट गए, 120 से गुणा करूंगा तो यह आ गया 720। ठीक है, क्या कह रखा था? यदि किसी संख्या का 20%, मैंने मान लिया कि a वो संख्या है, उसका 20%, यानी कि 20/100 कितना दे रखा है? 120। तो पहले मैंने a का मान निकाला, वो संख्या पता करी जिसकी बात कर रहा है, फिर उस संख्या का 120% निकाला, जो कि 720 आया, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? हमें क्या है? 4-5 भिन्न दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो कैसे करें इसको? करने के कई तरीके हैं, अगर आप इसको डिवाइड करके देखें उससे भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, 11 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूं तो ये आएगा, पॉइंट लगा के, ये ऐसे कर लो आप, पहले ऊपर ना सब में 10 से इंटू कर लो। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। मैं सब में क्या है? 10 का गुणा कर रहा हूँ ऊपर, अगर सब में एक बराबर इंटू कर रहा हूँ तो कोई असर पड़ता नहीं है। ठीक है, ये ऐसे आ गया, 150/22 कर लिया, 190/36 कर लिया, 50/6 कर लिया। मैंने सब में 10 का ऊपर गुणा कर लिया, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस इंटू करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी।
ठीक है। अगर मैं देखूँ 11 से 60 को डिवाइड करके देखूँ तो ये आएगा, कटेगा लगभग 5.4 के आसपास। 18 से काटो, ये 7.2 के आसपास कटेगा। अगर मैं 22 से काटूँ तो 22 से कटेगा 6.8 के आसपास कटेगा। अगर मैं 36 से काटूँ तो 36 से ये 180 5 पॉइंट कुछ कटेगा, 5.2 के आसपास। 6 8 जब 48 48 होता है, ये 8.3 के आसपास कटेगा। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? ये, यानी कि 190/36। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये वाला भिन्न है, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? ये सबसे छोटा है, यानी कि ये वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई को कितना % घटा दें ताकि क्षेत्रफल एक समान रहे। ठीक है, तो देखो इसको कई तरीके हैं, मैं आसान सा तरीका बताता हूँ कि मैंने मान लिया कि उसकी लंबाई, देखो पहले जो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है? लंबाई 25% बढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या मान रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई को दोनों को ना, या ऐसे कह सकते हैं, पहले क्या है, लंबाई चौड़ाई L1 B1 है। ठीक है, बाद में जब बढ़ा के घटा के कुछ बदलाव करके L2 और B2 हो गई। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है, बराबर रहना चाहिए। क्षेत्रफल क्या है, एक समान रहे, यानी कि L1 इंटू B1 बराबर L2 इंटू B2 रहना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लंबाई 25% बढ़ गई, यानी कि L1 का 25% बढ़ गया, यानी कि 125% हो गया। 25% बढ़ गया, यानी कि 125% बढ़ गया। उससे हमें L2 मिलेगा 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, यानी कि L2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? L2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 5L1/4, 5L1/4। ठीक है, अब यह L1 से L1 कट गया तो कितना आएगा? B2 बराबर 4 को यहाँ भेज दो, 5 को नीचे भेज दो, B1, यानी कि B1 B2 हमारा इतना हो गया है। ठीक है, अगर L1 हमारा 25% बढ़ा तो कितना B2 कितना हो गया? 4 ये। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालें? परसेंटेज कैसे निकलेगा? B1 से B1 घटा है, पहले B1 था माइनस B2 अपॉन B2, B1 इंटू 100। B1 घटा ही तो है, B1 घट रहा है, तो कितनी चौड़ाई घट रही है यहाँ पे? तो पहले B1 थी, फिर B2 हो गई, तो शुरुआत वाली माइनस बाद वाली अपॉन B1। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B2 की जगह पे B1 4/5 B1 अपॉन B1 इंटू 100। यहाँ पे जगह कम पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें देखो B1 से B1 कट जाएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1 में से 4/5, यानी कि 1/5, और 1/5 से 100 कटेगा, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, एक आयत है, रेक्टेंगल है, तो उसकी लंबाई 25% बढ़ाई, लेकिन चौड़ाई को कुछ घटाना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो कितना घटा रहे हैं वो पता करना है। मैंने मान लिया कि शुरुआत में लंबाई चौड़ाई L1 B1 है, बाद में L2 B2 है, लेकिन क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या होगा? पहले L1 B1 बराबर L2 B2। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रखा है, लंबाई 25% बढ़ गई, यानी कि 125% हो गई। 25% बढ़ना यानी कि 125 होना। L1 का 125 हो गया, तो कट्टा पिट्टी करी मैंने, तो L2 का मान कितना आ गया? 5L1/4। तो L2 की जगह पे क्या रख दिया? 5L1/4। L1 अब कट गए, है ना, L2 का मान L1 के टर्म में आया। तो यहाँ से B2 का मान मुझे पता चल गया कि 4 यहाँ भेजा, 5 में आया, इतना हो गया B2, यानी कि कम हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्या पूछ रहा है कि चौड़ाई कितनी घट रही है? तो शुरुआत में B1 थी, है ना, कितनी घटी? B1 माइनस B2 अपॉन B1, क्योंकि घटनी है तो B1 अपॉन में आएगा इंटू 100। तो B2 का मान कितना है? 4B1/5, 4B1/5, अपॉन में भी B1 है, B1 सब कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 1 -1/4/5
अपॉन 1 इंटू 100 ये आएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 4 1/5 1/5 इंटू 100 यानी कि 20%। ठीक है, आई होप आपको क्लियर अब तो हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, 1.27 बार दे रखा है। बार मतलब इसका मतलब ये है कि ये 1.27 27 27 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी संख्याओं पे बार होता है ना, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस 0.27 बार, इसको अलग कर लेते हैं। फिर क्या होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार आता है उतने बार अपॉन में 9 लगा देते हैं, उतनी बार अपॉन में 9 लिख लेते हैं। जितने ऊपर संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है तो 2 बार 9। अब 9 से काटूं तो 11, 9 से काटूं 3 बार, ये इतना आ गया। कैसे करेंगे, 11 बन जाए 11 और 3 14, यानी कि 14/11 थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगुना हो गया, 8 गुना कितने सालों में होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट वाले में तो गुना करना काफ़ी आसान सा है, लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो देख लेते हैं। चलो, यहाँ पर क्या होता है कि यदि कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाता है, तो यदि कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाता है, तो n की पावर p गुना होने में t इंटू पी साल या वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या दे रखा है कि 15 सालों में दोगुना हो रहा है, यानी कि t की जगह पे क्या दे रखा है 15 वर्ष में n गुना, यानी कि n कितना हो रहा है 2 है यहाँ पे, 15 साल में दुगुना। समझे क्या पूछ रहा है, 8 गुना। तो देखो 8 गुना यानी कि n की पावर p गुना, तो 8 को मैं 2 की पावर में कितना ले सकता हूँ, 2 की पावर 3। 8 गुना पूछा है यानी कि 2 की पावर 3 पूछी है। तो देखो मैंने क्या बताया, t इंटू पी, पहले t कितना है 15। ठीक है, तो 15 p यानी कि पावर इंटू 3 यानी कि 45 वर्ष। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि यदि किसी धन को t वर्षों में n गुना होता है, तो n की पावर p गुना होने के लिए t इंटू पी साल लगते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे गुना वाले कॉन्सेप्ट का। अगर आपने चक्रवर्ती वाली वीडियो नहीं देखी है उसको ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। n की पावर p गुना होने में t इंटू पी साल लगते हैं, जहाँ पे t क्या था, जो पहले वर्ष दे रखे थे, और p क्या है, कितनी पावर में हम n को लिखेंगे। तो यहाँ पर 15 साल में 2 गुना हो रहा है, यानी कि 15 हमारा क्या है t, और n कितना है 2। अब कितना गुना पूछा है, 8 गुना पूछा है। 8 गुना को मैं 2 की पावर 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे 2 गुना का तो पता है, तो 2 की पावर 3 गुना का पूछा है। अगर 2 गुना का पता है तो 2 की पावर 3 गुना का पूछा हो तो क्या करूँगा, p मेरा कितना होगा यहाँ पर 3, और पहले t कितना दे रखा है यहाँ पर, t कितना है 15, तो 15 इंटू 3 यानी कि 45 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। जहाँ भी आपको डाउट लगता है ना, एक बार दोबारा देखें इस क्वेश्चन को, आपको क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z दे रखा है, और b स्क्वायर बराबर ac दे रखा है, तो y का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर इसको हम देखें अलग अलग करके, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो देखो कैसे करेंगे, तीनों को मैं किसी एक के बराबर मान लेता हूँ। ये आपस में बराबर हैं, मैंने मान लिया ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, k के बराबर हैं। अगर मैं इससे इसी तुलना करूँ तो a का मान आ जाएगा k की घात 1/x, यहाँ x है, अगर पावर को यहाँ ट्रांसफ़र करूँ तो 1/x। इसी तरह से b को करूँ तो k की घात 1/y, ऐसे z को करूँ तो c बराबर k की घात 1/z।
ठीक है, पावर को हम इधर भेजते हैं, जैसे स्क्वायर का करते हैं ना कि स्क्वायर को उधर 2 पावर को भेजेंगे तो 1/2 हो जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर x को भेजा तो 1/x, y को भेजा 1/y, z को भेजा 1/c। ठीक है, अब ये अच्छा, अब ए बी सी में क्या रिलेशन दे रखा है, ये दे रखा है। तो अगर मैं इसमें पुट करूँ b² यहाँ पे पुट करूँ, इसमें b में पुट करूँ, यहाँ पर कितना आएगा, k की घात 2/y। 1/y तो पहले से है, लेकिन यहाँ पे वर्ग दे रखा, 2 दे रखा, 2 का इंटू करूँगा तो 2 आ गया, इक्वल्स टू a यानी कि k की घात 1/x इंटू c क्या है, k की घात 1/z। ठीक है, अब ये पावर तो गुणा में ऐड हो जाती हैं, तो k की घात कितनी आएगी, 1/x प्लस 1/z। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये k की पावर इतनी भी है, इतनी भी है, अगर ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। इसको मैं हल कर लेता हूँ एलसीएम लेके, तो कितना आएगा, z ऊपर x यहाँ पर x प्लस z/xz। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2xz अपॉन में 2xz अपॉन में x प्लस z नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा करेक्ट है। ठीक है, तो बस मेन चीज़ क्या था, यहाँ पर इस तरह से दे रखा हो ना तो k मानकर पावरों को भेज देंगे हम, ताकि ये फ्री हो जाए ABC। ठीक है, फ्री क्यों करना है, ताकि हम जो हमें कंडीशन सेकंड कंडीशन दे रखी है उसमें पुट करके हम k को कंपेयर करके हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखिए कि ना अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें कि ऑप्शन की मदद लेते हैं, तो एक चीज़ देखो लास्ट में क्या है, प्लस का 6yz। अगर मैं देखो 6yz ढूंढना चाहूँ, या ये देखो माइनस का 9z² देखना चाहूँ, तो देखो यहाँ पर, अच्छा हाँ, एक एक करके देखते हैं। माइनस का y², अगर मैं देखो इसका इससे इंटू करूँ तो देखो प्लस y का प्लस y में इंटू करेंगे तो प्लस y² आएगा, माइनस तो आने से रहा, यानी कि ये ऑप्शन तो है नहीं। इसको देखो माइनस y का माइनस y से इंटू करूँगा तो प्लस y² बनेगा, तो लेकिन हमें तो माइनस y² चाहिए। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो अगर मैं इंटू करूँ ना, x से सबका इंटू करूँगा, y से सबका इंटू करूँगा, z से सबका इंटू करूँगा, लेकिन x² तो तभी तो मिलेगा जब x का इंटू x से हो, y² तभी तो मिलेगा जब y का इंटू y से होगा, z तभी तो मिलेगा जब z का इंटू z से होगा। लेकिन यहाँ पर y² माइनस का है, तो माइनस y का माइनस y से इंटू करूँगा तो प्लस का y² मिलेगा, लेकिन माइनस का चाहिए। प्लस का प्लस में इंटू करूँगा प्लस का आएगा, लेकिन माइनस चाहिए। इसी तरह से इसमें देखो -2y है और माइनस का y है, तो इंटू करूँगा प्लस का 2y² मिलेगा, जो भी करेक्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो प्लस y है माइनस y² माइनस 3z, और ये करेंगे तो माइनस का 9z²। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट पहुँचने के बजाय बाकी तीनों काटा कि ये तो हो नहीं सकते, तो बचा क्या, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ऑप्शन की मदद से भी हम कैलकुलेशन को काफ़ी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आपको हो सकता है आपके लिए, कि एक समलंब चतुर्भुज है, यानी कि ट्रेपीजियम है, इसकी समांतर भुजाएं ए और बी हैं। ठीक है, तो इसकी जो असमांतर भुजाएं के मध्य बिंदु, इनको ज्वाइन कर दें तो इसकी लंबाई पूछी है। तो इसका देखो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट a प्लस b/2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में सेकंड में करेक्ट दे रखा था। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन में आपको a और b के मान दे दे, मान लो 4 और 6 दे रखा था, तो 4 और 6 10/2 5 हमारा आंसर होता। अच्छा, इसी में देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और मिलता है कि हमें ना यहाँ पर इसके विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण के मध्य बिंदु की लंबाई पूछी है अगर, तो क्या होता है, इनका अंतर बड़ा, अगर b बड़ा है a छोटा है तो b माइनस a/2 ये फॉर्मूला होता। अगर विकर्णों के मध्य बिंदु की लंबाई पूछी है तो बड़ी वाली भुजा माइनस छोटी/2 माइनस में। अगर ये क्या है, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु वाली लाइन पूछी है तो दोनों को जोड़कर आधा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्नलिखित दे रखी है, माध्यिका पूछी है।
तो सबसे पहला जो स्टेप है इसका कि इसको अरेंज करना है आरोही क्रम में। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे छोटा क्या है 12, 13, 14, 16, 18, 19। छोटे से बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में से लिखते हैं पहले, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करते हैं इसकी काउंटिंग कर लेते हैं कितनी 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 तो सम संख्या है, n बराबर 6। तो क्या होता है जो माध्यिका है, माध्यिका बराबर होती है जैसे 6 है तो 6 का आधा कितना हो गया 5, यानी कि फिफ्थ टर्म 5वां पद प्लस छठा टर्म बटे 2। 5वां क्या है 1 2 3 4, अच्छा 6 है, सॉरी 6 का आधा 3, सिक्स्थ टर्म और फोर्थ टर्म। जितना हमें n का मान दे रखा होता है उसका आधा कर लेते हैं अगर सम संख्या है तो। 6 है, 6 का आधा कितना होता है 3, थर्ड टर्म उससे एक ज़्यादा चौथा टर्म, तीसरा क्या है 1 2 3 14 और चौथा क्या है 16, यानी कि 14 प्लस 16 बटे 2 यानी कि 30 बटे 2 यानी कि 15 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्या करना है n का आधा, क्या फॉर्मूला है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल करेंगे अगर n हमारा सम है तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा था यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य पे अगर हानि हो रही है तो उसे क्रय मूल्य पर कितना % हानि होगी ये पूछा है, ठीक है। अच्छा तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा कि 20% यानी कि 20/100, ठीक है। 100 रुपये पर 20 रुपये का घाटा हो रहा है ना। ये तो है 20% का मतलब क्या है 20% हानि हो रही है, यानी कि 100 रुपये पर 20 रुपये की हानि हो रही है। मैं क्या मान लूँ 100 रुपये पर, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है विक्रय पर, तो मैं इसको विक्रय मूल्य मान लेता हूँ, SP मान लेता हूँ। और ये मेरा क्या है लॉस हो रहा है ना, मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ। अगर मुझे 100 रुपये का मैंने बेचा सामान और 20 रुपये का घाटा हो रहा है, इसका मतलब क्या है मेरा जो क्रय मूल्य होगा CP होगा वो 120 रुपये होगा। ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर मैंने देखा कि 20% की हानि हो रही है यानी कि 20/100 की हानि हो रही है, 20% यानी कि 20/100 यानी कि 100 रुपये पर 20 रुपये का घाटा हो रहा है। 100 रुपये पर 20 रुपये का मैंने मान लिया कि मेरा क्या है SP मेरा 100 है, क्यों क्योंकि कहा जा रहा है कि 100 पर 20 रुपये का, तो यहाँ पे 100 रुपये पर 20 रुपये का घाटा हो रहा है। और यहाँ पे क्या दे रखा है विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, तो मैंने क्या है 100 को ही विक्रय मूल्य मान लिया। घाटा हो रहा है 20 रुपये का घाटा हो रहा है यानी लॉस इतना, तो क्या है क्रय मूल्य कितना रहा होगा 120 रुपये, ऐसे तो होता है 120 रुपये है, 20 रुपये का घाटा हुआ तो उस मतलब 20 रुपये कम में बेचा है यानी कि 100 में बेचा है, तो कंडीशन ये सही बैठ गई। अब इसमें हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य पर कितना का हानि हो रहा है। अब देखो CP मेरी 120 है और लॉस मेरा 20 रुपये है, तो अगर मैं सही में लॉस % निकालूं तो फॉर्मूला क्या होता है लॉस अपॉन CP × 100। तो यहाँ पे लॉस कितना मिला 20, CP मेरी कितनी है 120, क्योंकि क्रय मूल्य पे पूछ रहा है अब क्वेश्चन में। हालांकि हमें विक्रय में दे रखा था, उससे हमें क्रय पे पहुंचना था। देखो 20 से कटेगा 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, यानी कि 50/3%, यानी कि ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट है। ये काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन था। और दोबारा देख लेते हैं कि 20% की हानि विक्रय पर, यानी कि 20% यानी कि 100 पर 20 रुपये का घाटा, 100 पर, यहाँ पे विक्रय पे कह रखा है तो मैंने 100 को ही विक्रय मान लिया, ठीक है। और लॉस हो रहा है यानी कि 20 रुपये का घाटा हो रहा है। अगर 100 में बेचा और 20 का घाटा हुआ यानी कि 20 रुपये ज़्यादा में खरीदा होगा, तो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। तो लॉस % अगर मेरे को क्या है क्रय पे पूछ रहा है तो 20 रुपये का घाटा 120 में हो रहा है, तो 20/120 × 100 यानी कि 50/3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये क्या है एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन आया था कि फॉर्म से रिजल्ट पूछा था कि कौन सी बात सही है। तो क्या होता है कि
3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3 गुणा माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ठीक है, ये हो सकता है इधर उधर घुमा के पूछ ले कि बहुलक यहाँ भेज दे माइनस में, बराबर 2 गुणा माध्य कर दे, या इसको यहाँ भेज दे बहुलक पूछ ले। हमें एक पता होना चाहिए, इससे हम बाकी भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 2019 के जितने भी 20 के 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे सुपर टेट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप क्या है वीडियो कम से 2-3 बार देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें अगर किसी चीज़ में भी आपको कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, उसको मैं अलग से वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि उनको भी बेनिफिट मिले तैयारी करने में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।